अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट निमरा खान। हम इस वक्त मौजूद हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में। जी बिल्कुल, अभी आबाद काफ़ी दिनों से जो है वो सुर्खियों में था क्योंकि नए चेयरमैन आबाद जो हैं वो आ चुके हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त इस दौर में जो है बहुत बड़ी बात है जो कहना चाहिए किसी भी नई जगह पर किसी भी नए ओहदे पर वापस से आना कहना चाहिए या आकर अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस वक्त जो हमारी फील्ड का हाल है। जी बिल्कुल, हमारे जो नए चेयरमैन आबाद हैं वो हैं जनाब हसन बख्शी। आज हम जानते हैं उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, और आपको भी बताते हैं। आइए, हम साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब न्यू चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइए सबसे पहले कि मतलब इस वक्त जो हाल चल रहा है हमारी इकनॉमी का, ये मेरा फर्स्ट ही सवाल आ गया। रीज़न ये है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, इस वक्त कोई भी अहम जिम्मेदारी लेने वाला बंदा बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है मेरी नज़दीक। तो इस वक्त आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं आबाद की, क्योंकि पिछले कुछ सालों में और अभी में बहुत फ़र्क है अब हालात में, और आप माशाल्लाह से अभी नए चेयरमैन आबाद आए। अब नई, आई डोंट थिंक सो कि पुराने जो साल गुजरे हैं, ये आने वाला साल भी ऐसा ही है या आने वाले आई डोंट नो कैसे होंगे। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि यस, इसमें कोई डाउट नहीं है, चैलेंजिंग साल है, एंड एज़ फार एज आई एम कंसर्न आई एन्जॉय टेकिंग चैलेंजेस। क्या चैलेंज है? चैलेंज है इकॉनमी का, चैलेंज है, चैलेंज है पॉलिसीज़ का, चैलेंज है, चैलेंज है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, चैलेंज है, चैलेंज एक बहुत बड़ा है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल का चैलेंज है। और मैं ये समझता हूँ कि हमने फेडरल गवर्नमेंट से मिलके, हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मिलके, हमने SIFC से मिलके, जिसको लीड करते हैं आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, उससे मिलके हमने ये तमाम मामलात को रिजॉल्व करने की कोशिश करना है। करना ना करना अल्लाह के हाथ में है, बट हमें ईमानदारी से कोशिश करना चाहिए एफर्ट्स हम करें, और हम डायरेक्टेड एफर्ट्स करें। देखिए, हम वो लॉजिक से बात करें, जिससे भी बात करें कि वो जब हमारी बात सुने तो उसको ऐसा लगे कि हम दिल के अंदर से बोल रहे हैं, हार्ट से बोल रहे हैं, हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखें, ये नहीं हो सकता कि मतलब फॉर मी टू प्रोग्रेस पाकिस्तान हैज़ टू प्रोग्रेस, फॉर माई मेम्बर्स टू प्रोग्रेस Karachi, Sindh and entire Pakistan has to progress. So it's a win. It has to be a win-win situation for everyone. सिर्फ हमारे लिए नहीं। हम चलेंगे तो 72 इंडस्ट्रीज चलेंगी, 72-74 इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में चलेगी, सीमेंट चलेगी, स्टील चलेगी, टाइल चलेगी, पाइप की चलेगी, यू नेम इट। हम चलेंगे तो स्किल्ड अनस्किल्ड लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जो कि इस मुल्क की इस वक्त अव्वलीन तरजीह है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ह्यूज पॉपुलेशन है, 24-25 करोड़ लोगों की, और आप देखते हैं हर साल 30 से 40 लाख लोग एम्प्लॉयमेंट में आता है, पर इतनी वैकेंसीज क्रिएट नहीं होती। क्यों नहीं होती? गवर्नमेंट का काम नहीं है ये वैकेंसीज क्रिएट करना, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है। और प्राइवेट सेक्टर को जब तक गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं लेगी, स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं मिलाएगी, पॉलिसी फॉर्मेशन में नहीं उनको ओनरशिप देगी, तो कैसे होगा? किस तरह से आगे बढ़े वो? तभी मैंने कहा कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल इस वक्त पाकिस्तान से बहुत हो रहा है। इसे हमें पहले रोकना है और फिर रिवर्स करना है। रिवर्स करना कि ना सिर्फ हमारे जो वो पाकिस्तानी भाई जो पैसा बाहर ले जा रहे हैं या ले जाना चाहते हैं, उनको ऐसा लगे कि नहीं यार, दिस इज़ अ गुड प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट, वो फिर दूसरे आएंगे। उनको देखा देखी दूसरे आएंगे, जब उन्हें कुछ दिखेगा तभी तो वो आएंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि जो भी हमसे हो सके और जिस लेवल पे हो सके, हम उस पर अपनी मेहनत करें और वो चीज़ अचीव करने की कोशिश करें अंडर द बैनर ऑफ आबाद, जो ये इंडस्ट्री का राइट बनता है और ये कंट्रीब्यूशन होना चाहिए पाकिस्तान इकॉनमी में। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल है हमारा कि मतलब अब आपको क्या लगता है कि जो पुरानी पॉलिसीज़ थी वो सेम होनी चाहिए, या आप एज अ न्यू चेयरमैन आए, आप कुछ पॉलिसीज़ चेंज चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं स्पेशली पॉलिसीज़? देखिए, मैं आपको बताऊं, आबाद की 10-12 साल से हमारा एक एलाइड ग्रुप है जिसको लीड करते हैं मोहसिन शेखानी साहब। पॉलिसीज़ हमारी हर चेयरमैन की तकरीबन वही हैं और तरजीहात भी वही हैं। यस, काम करने का फ़र्क हो सकता है मेरे से पुराने चेयरमैन ने मेरे से अच्छा किया हो, उससे पुराने ने उससे अच्छा किया हो, बट हम सब के टारगेट और गोल्स ये हैं, और टारगेट और गोल ये है कि इस इंडस्ट्री को उसका जायज़ मकाम दिलाना,
इस मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना, इस मुल्क में एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी क्रिएट करना, इस मुल्क के रहने वाले को एक मुनासिब कीमत पे मकान दिलाना, इस मुल्क के रहने वाले को जो पहला मकान लेता है, जैसा आप हैं, आपके कैमरामैन हैं, उनको वो मौके पैदा करना कि वो अपना मकान ले सकें। वो सारे मौके कि हमारे लिए आसान हो जाए, एक आम इंसान के लिए आसान हो जाए, ये कहना चाहिए। इसके साथ ही ओके, नेक्स्ट सवाल करेंगे आप? ये कर चुके हैं, मैं दोबारा करूँगी, मैंने कट कर दिया। ओके, अच्छा, इसके साथ ही हमारा एक और सवाल है कि बताइए कि आबाद को पता चलता है कि उनका अपना ही कोई मेंबर जो है वो इनलीगल वर्क कर रहा है, तो उस पर अब आपका क्या रिएक्शन होगा? आप उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे या क्या आप करेंगे? देखिए, बात यह है कि आबाद को कैसे पता लगता है। आबाद की आइज़ एंड ईयर्स, आँखें और कान मीडिया है। मैं आपसे और बग़ैर आपके अलावा दूसरे मीडिया वालों से भी गुजारिश करूँगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो हाईलाइट कीजिए, हमें बताइए। हम क्या करते हैं, प्रोसीजर ये है कि जब हमें कोई ऐसी चीज़ हमारी नॉलेज में आती है तो हम उसको एक लेटर भेजते हैं पहले, और उससे पूछते हैं कि ये हमारी नॉलेज में आया, आप अपना मौक़िफ़ दें, और उसको पूरा मौका देते हैं कि वो अपनी वजाहत करे, क्योंकि देखिए कभी भी इंसाफ वन साइडेड नहीं हो सकता। और हम उससे वजाहत लेते हैं, और उस पर एक फिर हमारे यहाँ कमेटी है जिसमें सारे 3, 4, 5 सीनियर लोग बैठते हैं और उस वजाहत पे उससे बात करते हैं, पूछते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा है, सो पहले हम उसकी मेंबरशिप को सस्पेंड करते हैं। 3 नोटिस के बाद, और सस्पेंड करने के बाद अगर वो फिर भी अपने आप को दुरुस्त नहीं करे, अपना किबला सीधा नहीं करे, तो फिर हमारे पास होता है रस्टिकेट करना। रस्टिकेट यानी उसकी आबाद की मेंबरशिप हम ख़त्म कर देते हैं। ये सिर्फ इलीगल नहीं, मतलब अगर हमारा कोई मेंबर अलॉटीज़ की भी शिकायतों के जवाब नहीं दे रहा है, जवाबदेह नहीं हो रहा है उनको या आबाद को, तो वी टेक दिस एक्शन। और ये इम्पार्शियल एक्शन होता है। इसमें मैं एज ए चेयरमैन बैठता नहीं हूँ इस कमेटी में, हम सीनियर्स को लेते हैं और वो इम्पार्शियली फैसला करते हैं। ओके, सही। अच्छा, ये बताइए कि अब आपको क्या लगता है कि अभी तो माशाल्लाह अब साल स्टार्ट हुआ है, आप अभी आए हैं, अभी क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं इन फ्यूचर? कैसा लग रहा है आपको अभी? देखिए, मुश्किल लग रहा है या नहीं? मुझे लगता है कि 11 महीने रह गए, साल स्टार्ट हुआ ये नहीं लगता है मुझे। आई एम काउंटिंग द अदर साइड। 11 महीने रह गए, हमने क्या क्या इसमें अचीव किया है। हमने 1 तारीख को हम आए यहाँ पर, 2 तारीख को हम फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, इनसे मिले, चेयरमैन FBR से मिले, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस अली परवेज़ से मिले। 7-8 तारीख को फिर हम फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, और फाइनेंस मिनिस्टर नहीं सॉरी चेयरमैन FBR से मिले। 2 दिन हम इस्लामाबाद में थे। उसके अलावा कुछ हमारे मेंबरान के कब्ज़े के ज़मीनों पे कब्ज़े के मसाइल थे, वो हमने हाईलाइट किए, और हाईलाइट हाईएस्ट लेवल तक पाकिस्तान में किए जहाँ तक हम कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास यही रहता है कि हम जो बाइडेन को लेटर लिख दें कि ये कब्ज़ा हो रहा है। जिस तरह माशाल्लाह आपको याद है, उसी से पता चल रहा है आपने एक दिन को पॉइंट आउट रखा हुआ है। जी, हमने बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पर वी आर नॉट हियर फॉर छुट्टी मनाने नहीं आए हैं। हम आए हैं ईमानदारी से काम करने के लिए और अपना बेस्ट देने के लिए इस इंडस्ट्री के लिए। सो हमने उनसे भी राब्ते किए, हमने तमाम एजेंसीज़ को इन्वॉल्व किया, तमाम पॉलिटिकली इलेक्टेड लोगों को इन्वॉल्व किया कि ये हो रहा है। आज भी हम कमिश्नर कराची के साथ थे सुबह, और 4 जगहों पे गुलिस्तान जौहर में और स्कीम 33 पे कब्ज़े हो रहे थे, और वो हमारी जगह ही नहीं थी, मेंबर की नहीं थी, रोडों पे कब्ज़े हो रहे थे। तो वहाँ पर हमने हाईलाइट किया कि ये अगर रोड और फुटपाथ भी कब्ज़े होंगे तो इस शहर में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। सो उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने इंश्योर किया कि 1 हफ़्ते बाद हम ये आपको रिमूव करके बताते हैं, इसकी फॉलोअप मीटिंग भी करते हैं। तो कहने का मकसद, हम ना सिर्फ वो अपने मैटर्स यानी अपने मेंबर्स के, हम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी तो हमारी है ना, ये गवर्नमेंट भी हमारी, ये शहर भी हमारा, ये सूबा भी हमारा, ये मुल्क भी हमारा है। तो हम वो चीज़ों को भी हाईलाइट कर रहे हैं कि जो हम समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ बनता है बहैसियत एक शहरी होने के नाते। इसी तरह हमारे मेंबर्स की कुछ ज़मीनों पे कब्ज़ा होने की कोशिश की गई, जिस पे FIR नहीं कटी। हम जावेद ओडो साहब से मिले, उन्होंने कहा आई लुक इनटू इट, एडिशनल IG हैं। हम फिर इंटीरियर मिनिस्टर साहब से मिले, मतलब हम सईद गनी साहब से मिले। हमने कहा कि इकॉनमी चलानी है, सईद गनी साहब लोग इन्वेस्टमेंट निकाल के लेके जा रहे हैं पाकिस्तान से, और कराची के लिए, सिंध के लिए कंस्ट्रक्शन ऐसे ही है जैसे फैसलाबाद के लिए टेक्सटाइल है,
जैसे सियालकोट के लिए सर्जिकल आइटम्स है, इट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो आई रिक्वेस्टेड हिम कि आप हमारे साथ बैठें, कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं ताकि हम दुबई से इफ़ नॉट कम्पीट, देखिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, उसके मामलात अलग हैं, कहीं ना कहीं तो हम लोगों को आसानी दें ताकि लोग कोशिश करें, सेटिस्फाई तो हों, कुछ लोग यहाँ पैसे लगाएं। देखिए जिसने 1-1.5 करोड़ का फ्लैट लेना है उसके पास तो चॉइस नहीं, पर अगर जिस आदमी ने 2 अरब रुपए का प्लॉट लेके बिल्डिंग बनानी है या हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, उसके पास चॉइस है कि वो पैसे दुबई में लगाए, वो पैसे यूके में लगाए, पैसे यूएस में लगाए, वो सऊदी अरेबिया में लगाए। सो हम उन लोगों को चाहते नहीं कि वो अपने पैसे ले जाएं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो 500, 1000, 2000, 5000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। सो हमें इनको वो स्पेस देनी है जहाँ पर वो लीगल काम कर सकें। बिल्कुल, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। एग्जैक्टली, थैंक यू सर। इसके साथ ही ये बताइए कि तामीरात का जो शोबा है वो काफ़ी टाइम से काफ़ी कहना चाहिए पस्ती और बुलंदी दोनों ही चीज़ें चल रही हैं, और बजट पास होने के बाद काफ़ी मुश्किलात का सामना भी रहा है। अभी आप क्या देखते हैं अब आने वाले वक्त में? देखिए मैं समझता हूँ तामीरात के लिए, अगर ईमानदारी से बताऊँ आपको, फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग को मद्देनज़र रखते हुए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब की मीटिंग को मद्देनज़र रखते हुए कि कंस्ट्रक्शन में एक झटका जो अब आने वाला है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नॉन फाइलर के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदने पे पाबंदी लगा रही है। हालांकि मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पहले आपने नॉन फाइलर पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया, एक कैटेगरी क्रिएट की, वो गलती की, और आज फिर गलती कर रहे हैं। आपको नॉन फाइलर को प्रॉपर्टी लेनी देनी चाहिए, क्योंकि जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है उसी वक्त आपके पास उसका डेटा आ जाता है, आप उसको रजिस्टर करें, टैक्स भी आएगा, डेटा भी आएगा, और पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में लगेगा। बट वो कहते हैं नहीं, जब अगर ये हम करेंगे तो लोग फाइलर बनेंगे। खैर हमारी राय फ़र्क है, आज भी फ़र्क है, हम मुख्तलिफ चैनल्स पे भी कहते हैं। उसके बाद देखें बैंक का इंटरेस्ट कम होने जा रहा है, तो वो पॉजिटिव चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि कराची में स्पेशली बीइंग दी फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान, किसी किस्म की इलीगैलिटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व होगा बिला इम्तियाज़ उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। ये भी बहुत मुस्बत चीज़ है। प्लस जैसे मैंने आपका कहा कि बैंक का इंटरेस्ट जब नीचे आएगा तो लोग बैंक से पैसे निकाल के रियल स्टेट में लगाएंगे, और अब जो ये स्टॉक एक्सचेंज में भी तेज़ी है, इसके बाद ये पैसा भी निकल के रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन में लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें अच्छी होंगी। इसी तरह जो एलसीज़ वगैरह नहीं खुल रही थी 1 साल पहले पाकिस्तान से, अब वो भी कुछ चीज़ें बेहतर हो गई हैं, एलसीज़ भी खुलने लग गई हैं पाकिस्तान की। एक बड़ा सवाल है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए ये फाइनेंशियली बड़ा इसमें कैपिटल इन्वॉल्व होता है। अगर कोई प्रोजेक्ट मैं करता हूँ तो मुझे बिलियंस ऑफ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है या मेरे मेंबर को। सो मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखता, मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहता हूँ इतनी बड़ा एक्सपोजर लेने के। सो ये मैं समझता हूँ कि अब ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल भी और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट भी है, वो अब पाकिस्तान में जहाँ पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने की कोशिश करेगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ देने की कोशिश करेगी, इसी तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देनी पड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा। सही। अच्छा सर, हमारी नॉलेज के मुताबिक आप चेयरमैन आबाद पहले भी बन चुके हैं? जी, मैं चेयरमैन आबाद 2018-19 में भी रहा हूँ। उससे पहले मैं सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद भी रहा हूँ, रीजनल चेयरमैन आबाद भी रहा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स हाउसिंग का मेंबर भी हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ थोड़ा सा अब आपके बारे में, ये तो हमने आपसे एज ए चेयरमैन आबाद सारी गुफ्तगू की है, लेकिन थोड़ा सा अभी मोहम्मद हसन बख्शी, मतलब आप अपने बारे में बताइए, आप इस फील्ड में कब आए एज ए बिल्डर? देखिए मैं इस फील्ड में तकरीबन पिछले 30-35 साल से हूँ और कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ। पहले हम स्टील मैन्युफैक्चर करते थे साथ साथ, अब हम एल्युमिनियम पिछले 25 साल से एल्युमिनियम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइम पे बना के हैंड ओवर कर दें। और बस यही हमारी कोशिश है और अल्लाह ताला हमारी मदद भी करता है और रहनुमाई भी करता है। इंशाल्लाह भी आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? अब मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 2 क्लिफ्टन में चल रहे हैं, एक बाथ आइलैंड में चल रहा है और एक क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में चल रहा है। एंड वन ऑफ दैट इज़ द 2nd और 3rd टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान।
ओके, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह इसके साथ ही सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से बहुत टाइम दे दिया, लेकिन हम आपकी मुलाकात इनसे करवाते रहेंगे इंशाल्लाह, इनकी सारी बातें हम आपको दिखाते रहेंगे। और इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आपको कोई अभी बताइए, जो अभी इस वक्त जो महंगाई का हाल है, मतलब घर लेना तो बहुत दूर की बात है कि एक आम इंसान तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहा, कहना चाहिए। आटे और चावल और इतने महंगे हो चुकी हैं चीज़ें। तो ये बताइए कि एक आम आदमी इंक्लूडिंग मी, हम लोग किस तरह से घर परचेज़ करें, क्योंकि कितना भी मतलब इस तरह डिफरेंट बिल्डर्स ने अलग अलग रेट लगाए हुए हैं, अभी इंस्टॉलमेंट भी कम है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक आम इंसान की रेंज में वो भी नहीं है। अब वो क्या? देखिए, आपकी बात 200% सही है, 100% नहीं। मैं कहता हूँ आम नहीं, दरमियाने तबके का आदमी भी मकान नहीं ले सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट ने एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। पिछली हुकूमत थी, उन्होंने हर उस आदमी के लिए फाइनेंसिंग अवेलेबल की थी जो पहला मकान ले रहा है, एट अ रेट ऑफ 5%। यानी मैं आपको अपने घर की एक मिसाल देता हूँ। मेरी वालदा हैं, ज़ईफ़ हैं, हमारे यहाँ एक नर्स थी, उन्होंने कहा कि हसन भाई मुझे मकान लेना है। मैंने बोला पैसे कितने हैं आपके पास? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। मैंने उनको एक मकान दिलवाया, फ्लैट दिलवाया। मकान से मुराद फ्लैट 60 लाख रुपए, 10 लाख उनकी डाउन पेमेंट थी, 50 लाख रुपए का वो 5% फाइनेंसिंग पे उनको मकान मिला। 5% फाइनेंसिंग पे मकान मिला, जिसकी कीमत इंस्टॉलमेंट 32-33 हज़ार रुपये माहाना थी, और वो उस वक्त 35 हज़ार रुपये माहाना किराए पे रह रही थी। सो उन्होंने वो 10 लाख दिए, वो इंस्टॉलमेंट ली, और वो उस मकान में शिफ्ट हो गई। 3 साल हुए होंगे या 3.5 साल, वो वही इंस्टॉलमेंट भर रही है, और आज उस मकान की कीमत 1 करोड़ 20 लाख हो गई। एक वेल्थ क्रिएशन हो गई। इसी तरह एक मेरे अजीज़ हैं, करीबी अजीज़ हैं, आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने एक फ़्लैट लिया 1 करोड़ 60 लाख रुपए का। 60 लाख रुपए उनके पास थे, 1 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग ली, उनकी किस्त बनी 50-52 हज़ार रुपये या 60 हज़ार, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। और वो उन्होंने 4 साल पहले फ़्लैट लिया, और आज उस फ्लैट की कीमत होगी 4.5 करोड़ रुपये, और वो 60 हज़ार किस्त दे रहे हैं, और उसकी रेंटल वैल्यू उस मकान की है 1,50,000 रुपये। सो कैसे हुआ ये? गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया। दुनिया भर में देखें, एक आम आदमी, एक दरमियाने तबके के आदमी के लिए मकान लेना है, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये कोई फेवर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। कोई अगर गवर्नमेंट का अहदेदारी समझता है ये फेवर है, ये गलत फहमी में है। सो यूके में तो जो डाउन पेमेंट होती है ना 10%, उसमें भी 5% गवर्नमेंट डालती है इंटरेस्ट फ्री, ताकि लोग अपने घर में रहें, ओनरशिप हो, वेल्थ क्रिएशन हो, लोग सड़कों पे ना सोएं, लोग जो है मतलब कच्ची आबादियों में नहीं जाएं, इलीगल वो घर नहीं बने। सो ये गवर्नमेंट का काम है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, या स्पेशली कि ज़मीन होती है 1,000 रुपये गज़ बिकती है, वो अपने मन चाहे को अलॉट कर देती है 1,000 रुपये में। जब मेरे पास वो आती है, वो 1 लाख रुपए गज़ में आती है, तो मैं अपनी कॉस्ट तो 1 लाख रुपए गज़ में निकालता हूँ। अगर गवर्नमेंट वो 1,000 बिल्डर को दे दे 1,000 रुपये में, और इंश्योर करे कि भाई आप इतने में देंगे, तो हम वो पास ऑन कर सके ना। ये और कानून क्या कहता है? कानून बहुत क्लियर है। कानून ये है कि 120 गज से ऊपर का कमर्शियल प्लॉट अलॉट नहीं हो सकता है, ऑक्शन होगा। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है, पर अनफॉर्चुनेटली 1947 से आज तक ऑक्शन ही नहीं हुआ है। कितनी मेजर बात है ये। देखिए, मतलब नहीं, मतलब ये मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक तो गलती को कहते हैं ना उर्दू में। तो ये तो ब्लैंडर है, ये गुनाह है, क्या काम है? ये सब मिले हुए हैं कि बहुत बड़ा नुकसान है ये सब। नहीं, तो चंद लोगों का बहुत बड़ा फायदा है ना, आवाम का नुकसान कोई नहीं देख रहा, चंद लोगों का बहुत बड़ा फायदा है इसमें। देखिए ना, 1947 से, ये कोई एक हुकूमत की बात नहीं है, ये तो कोई मिसाल ही नहीं है कि यार 1947 से एक जमीन ऑक्शन नहीं हुई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, एक जमीन नहीं हुई। मतलब पॉलिसी आई ही नहीं ना, ऐसी कोई वजूद नहीं, कानून मौजूद है, बट क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट है, लोग जो आप देखते हैं अरबोपति और खरबोपति बन गए, वो ऐसे ही बने हैं। जो आपका राइट था वो आपको नहीं दिया, कब्जा किया और इस पे हुआ है। सो ये बात हमने उठानी चाहिए, और ये आबाद ने भी, मैं कहता हूँ इंशाल्लाह ताला इसी टेन्योर में हम कोर्ट में एक केस फाइल करेंगे कि ये क्यों भाई ऑक्शन करें ना लैंड।
गवर्नमेंट को भी पैसे मिलेंगे, उस पैसों से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करे, हेल्थ कार्ड दे लोगों को, स्कूलिंग बेहतर करे, गवर्नमेंट लोगों का ट्रांसपोर्टेशन बेहतर करे, गवर्नमेंट लोगों को आसानियाँ दे, और लोगों को मुनासिब कीमत में घर हम देंगे बना के। पर ये तो देखिए एक नेक्सस है, ये 1000 रुपये में एक चीज़ लाख रुपए की बिकती है, तो आप समझें अगर फ़र्ज़ करें वो 10,000 गज ज़मीन है, 1 अरब रुपए की हो गई और वो बिक रही है 2 करोड़ रुपए की या 1 करोड़ रुपए की। कैसे ये तो खुला, मतलब हम इसमें तो ओपन सीक्रेट है ना। Exactly, कोई डाउट ही नहीं है। नहीं, आपकी माशाल्लाह बहुत ही पॉजिटिव सोच है, और इससे ही हमें पता चलता है इंशाल्लाह कि अभी इस साल में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं इनकी मौजूदगी में इंशाल्लाह। हमारी कोशिश होगी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू।